अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज हमारा चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है केमिस्ट्री का। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस चूंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लिहाजा इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको याद रखना है कि एक्सो यहां पर वर्ड जहां पर भी आपको नजर आए इसका मतलब एग्जिट यानी खारिज होना, थर्म मीन हीट। तो यहां पर आपने याद रखना है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? खारिज होना। ठीक है जी। तो हीट जहां पर इवॉल्व होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इवॉल्व होगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, जिनमें हीट खारिज होती है कहां से? सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर आपने डाला है लाइम। यहां पर आपने क्या ऐड करवाया हुआ है जी? लाइम। अच्छा, ये लाइम क्या होता है? लाइम आप बोलते हैं बेटा चूने के पत्थर को, जो आम रूटीनली हम इस्तेमाल करते होते हैं, चूने का पत्थर। ठीक है जी। अगर आप इस चूने के पत्थर के अंदर पानी ऐड करवाते हैं, या पहले से पानी पड़ा होता है और उसके अंदर चूने का पत्थर ऐड करवा देते हैं, दोनों सूरतों में एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और ये बीकर जो है ये फौरी तौर पर, ये वेसल या बीकर जो भी आप लेंगे, ये फौरी तौर पर हीट अप हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, हीट बहुत ज्यादा खारिज हुई है। लिहाजा इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हीट इवॉल्व यानी खारिज हो रही है और सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रही है। लिहाजा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिया है। यहां पर बेटा हाइड्रोजन गैस, जब ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर बनाती है लिक्विड फॉर्म में। और यहां पर जो हीट खारिज हुई है वो कितनी हुई है? 571.6 किलो जूल पर मोल। यहां पर आपने याद रखना है, यहां पर ये जो हीट है ये एज अ प्रोडक्ट यहां पर हासिल हुई है हमें। ये प्रोडक्ट में खारिज यानी निकली है, हमें निकाली है हमने। तो ये हीट सिस्टम से आउट हुई है, निकली है। जब भी हीट सिस्टम से आउट होती है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन हम उसको प्रोडक्ट के अंदर, यहां पर ये साइड क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। और ये साइड क्या कहलाती है? रिएक्टेंट। तो हम उस हीट को प्रोडक्ट के अंदर प्लस की फॉर्म में यहां पर प्लस करके लिखते हैं। लेकिन जब इसकी इंथाल्पी को हमने अलहदा से शो करना है तो उसको फिर हम डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नेगेटिव माइनस के साथ 571.6 किलो जूल पर मोल। इस तरह करके इसको अलग से लिख देंगे। लेकिन याद रखना जब इसको रिएक्शन में लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में हासिल हुई है, हमें सिस्टम ने खारिज की है, लिहाजा इसको प्रोडक्ट वाली साइड पर पॉजिटिव करके लिखना है रिएक्शन के दौरान। लेकिन जब अलग से डेल्टा एच शो करेंगे तो अलग से डेल्टा एच इसकी लिखी जाएगी वो माइनस में, क्योंकि इंथाल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वो माइनस में ही लिखी जाती है। यहां इसको प्लस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में होने की वजह से किया गया है। लिहाजा इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मजीद अगर आपको कोई बात समझनी हो तो आप लाजमी तौर पर अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और रिएक्शन हमने लिखा है, यहां पर देखें, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होती है। आफ्टर रिएक्शन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और कितनी हीट इवॉल्व हुई है? 393.5 किलो जूल। तो ये हीट यहां पर खारिज हुई है। अगर इसको आपने डेल्टा एच की फॉर्म में लिखना है तो इसको आप डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -393.5 किलो जूल पर मोल। इस तरह करके लिख देंगे इसको अलग से। ठीक है जी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हवाले से जो आपको लाजमी तौर पर याद रखने हैं, वो कुछ पॉइंट्स यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। आप भी इनको लाजमी तौर पर नोट डाउन कर लें। सबसे पहले देखें बेटा, याद रखिएगा जो टेम्परेचर होता है वो सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली यहां पर जो आपने वेसल ली थी या कोई भी चीज ली थी, बीकर वगैरह, तो इसके अंदर जब आपने चूने का पत्थर डाला, साथ में पानी डाला, तो हीट खारिज हुई, जिससे सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की हीट, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। लिहाजा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 2 पर आपने याद रखना है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। यस, जब वो हीट ही हो गया, गर्म हो गया, तो वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। नंबर 3 पर हमने याद रखना है, डेल्टा एच इसके लिए हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव। तो डेल्टा एच यहां पर नेगेटिव ही लेना है, नेगेटिव वैल्यू ही लिखी जाती है। जैसे मैंने यहां पर आपको अलग से डेल्टा एच लिखने का तरीका बताया है,
अलग से डेल्टा एच लिखा जाएगा तो वो नेगेटिव में ही है। लेकिन अगर यही आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्शन के अंदर लिखेंगे तो इसको प्लस करके लिखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में इसको लिखना होता है हमें। उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट आपके पास यहां पर जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वीक बॉन्ड ब्रेक होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हमने बॉन्ड्स के बारे में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो कमजोर बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, वो हमेशा ब्रेक होते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो हमेशा बनते हैं। ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद देखें जी, अगर हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की बात करें, यानी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो हमेशा ज्यादा होंगे इसमें, और जो प्रोडक्ट के कंटेंट जो ना हीट कंटेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये आपने याद कर लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखें, रिएक्शन इवॉल्व हीट, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट इवॉल्व यानी खारिज होती है। सो वेसल गेट्स वार्म, जिस भी वेसल में, जिस भी बर्तन में आप ये रिएक्शन करवाएंगे वो गर्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो पढ़ा है, बिल्कुल इसका उल्ट आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ना है। लिहाजा इसको जरा आपने गौर से देखते जाना है और इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, बेटा वर्ड जहां पर भी आपको एंडो नजर आए, इसका मतलब है एंटर, और थर्म मीन हीट, यानी यहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है जी, एंटर करेगी, एब्जॉर्ब होगी, कहां, सिस्टम में, ठीक है जी। तो द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब जज़ब होना। तो हीट जब जज़ब हो रही है कहां से, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, तो इस अमल को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है जी। इसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस लिख देंगे। यहां पर मैं अगेन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर भी हमने एक वर्ड मिस किया हुआ है, कॉल्ड द, इसको भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है जी। पूरा इसको लिख लीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बस थोड़ा सा इसको कर देता हूं सेट। तो यहां पर आपने बेटा ये इसकी डेफिनेशन पूरी कर ली होगी डेफिनेटली, द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है यानी जज़ब होती है, उसको आप क्या बोलते हो जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहां पर मैंने नोट डाउन कर दी हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, हाइड्रोजन गैस है। बेटा जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। और यहां पर ये देखें नेगेटिव साइन मैंने लगाया है क्योंकि ये प्रोडक्ट में, यानी ये इस वक्त रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल हो चुकी है, जज़ब हो चुकी है, लिहाजा ये प्रोडक्ट में माइनस में शो की जाएगी, ठीक है जी। यहां पर भी देखें नाइट्रोजन गैस, ये जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है तो यहां पर भी हमने वैल्यू किसमें शो की हुई है, नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग रिएक्शन इस्तेमाल हो चुकी है, ये जज़ब हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, लिहाजा रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पर इसको नेगेटिव लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पहले सिस्टम में थी, अब ये सिस्टम में मौजूद नहीं रही, लिहाजा ये हीट एब्जॉर्ब हो चुकी, ये जज़ब हो चुकी है सिस्टम के अंदर। तो अब ये आपके पास रिएक्शन, अगर इसके लिए इंथाल्पी लिखा जाएगा तो इंथाल्पी डेफिनेटली आप जानते होंगे। इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर मैं इंथाल्पी लिखूं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, डेफिनेटली आप जानते हैं जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको प्लस में लिखा जाएगा 53.08 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। सेम उसी तरह से यहाँ ये जो है इसको भी आप प्लस में लिखेंगे जब डेल्टा एच लिखना होगा, यानी एंथैल्पी लिखनी होगी। अब ये आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखी, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना उनको नोट करते हैं। ये आपने 1 बाय 1 सीखने भी हैं, साथ साथ नोट भी कर लेने हैं। ये बिल्कुल उल्ट लिखे हुए हैं जो आपने पहले वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स देखे थे। देखें जी, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, यहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल जो फिजिकल वर्ड से भी हो तो वो देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बीकर है, आप उसमें वाटर लें, वाटर का पहले टेम्परेचर नोट कर लें, ठीक है जी, थर्मोमीटर की मदद से। फिर उसमें आप ऐड करवा दें ग्लूकोज, क्या ऐड करवा दें जी, ग्लूकोज ऐड करवा दें। जैसे ही आप ग्लूकोज इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो आप ये सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी ठंडी पड़ जाएगी,
ठीक है जी, ये वेसल क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और इसलिए टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेसल ठंडी पड़ चुकी है, लिहाजा सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट जज़ब होना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे फिर, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहां पर देखिए जी, एनर्जी कहां ट्रांसफर होती है, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। जैसे यहां पर देखें जी, डेल्टा एच को हम लिखेंगे जी पॉजिटिव, और डेल्टा एच मैंने आपको पहले बता दिया पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है जी। ओके, उसके बाद देखें जी बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर भी उल्टा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां पर ब्रेक होते हैं और वीक बॉन्ड यहां पर क्या होते हैं जी, बनते हैं। ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, और इसके अलावा जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन, इट विल बी लेसर देन द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हीट कंटेंट यहां पर ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि हीट यहां पर एब्जॉर्ब हुई है प्रोडक्ट साइड पर। उसके बाद देखें जी, द रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, तो चूंकि यहां पर जो रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, लिहाजा जो वेसल है वो क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो। ये डिफरेंट, ये सीधी सीधी सी बात है। देखें ना जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज आपने वाटर में ऐड करवाई है, तो ग्लूकोज को ऐड करवाने से जो वेसल है वो ठंडी पड़ जाएगी, यानी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद देखिए जी, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, लेकिन इंपोर्टेंस जो बताएगी है वो एंडोथर्मिक नहीं, बल्कि आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की इंपोर्टेंस दी गई है, लिहाजा उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा बच्चों, हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी ग़िज़ा खाते हैं, फूड, वो दो सूरतों में हो सकती है, या आपके पास फैट होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, लिपिड्स अगर देखें तो वो फैट की किस्म में आ जाती है। तो जब भी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हम कुछ भी खाएंगे, यानी फूड जो है ना हमारे अंदर जाएगी, तो वो जैसे ही हजम होती है, हाजमे के बाद उसके ऊपर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो वहां से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, खारिज होती है। वो हीट एनर्जी हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए जो भी काम करते हैं, लाइक मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर जो एनर्जी ये यूज कर रहा हूँ, ये सारी की सारी कहां से आई है, मेरी फूड से आई है जो मैंने खाई। ठीक है जी, तो वो फैट, वो कार्बोहाइड्रेट्स, उसके ऊपर जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, वहां से हीट एनर्जी इवॉल्व होगी एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां से जो हीट एनर्जी एटीपी की फॉर्म में इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, उसी को ही हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है पावर स्टेशन। बच्चों याद रखिएगा, पावर स्टेशन के अंदर हम कोल को, फ्यूल को, इन चीजों को जलाते हैं, जलाने से स्टीम पैदा करते हैं, और स्टीम से टर्बाइन चलाते हैं, और टर्बाइन से क्या पैदा करते हैं फिर आगे, जनरेटर्स की मदद से क्या चलती है जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी जो रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये आपने याद कर लेना है। ये आपके पास जो टॉपिक है, ये आपने हेडिंग्स खुद से बनाई है, ये आपकी बुक के अंदर हेडिंग्स नहीं है। आपको, आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे बुक से, तो वहां पर आपको ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में मिलेगा, ये हेडिंग्स आपको खुद से बनाना पड़ेंगी, लिहाजा आपने वहां पर हेडिंग्स बना लेनी है, यही हेडिंग्स आपने देनी है, और इन्हीं हेडिंग्स के अंदर ही आपने डाटा अपनी बुक से जो है ना वो लिखना है। और सेम यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया है, आपने इसको बुक से पूरा करके लिखना है। उसके बाद देखें जी, कंबस्शन। कंबस्शन क्या है, जलने का अमल, ऐसा अमल जिसमें कोई भी चीज जलती है। लाइक हम गैसोलीन है, पेट्रोल है, उसको इंजन में जलाते हैं। आप अपनी बाइक की ही बात कर लें, बाइक का इंजन चलता है या किसी भी गाड़ी का इंजन चलता है तो वो फ्यूल के ऊपर चलता है। तो फ्यूल जब भी हम डालते हैं किसी भी गाड़ी में, तो इंजन के अंदर वो जलेगा, कंबस्टन रिएक्शन होगा डेफिनेटली, और हीट रिलीज होगी, और उसी हीट की मदद से हम अपना व्हीकल जो है उसको ड्राइव कर पा रहे हैं। तो व्हीकल की ड्राइविंग में भी हम ये वाले रिएक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद लास्ट पर आ जाता है फायरवर्क्स। ये फायरवर्क्स क्या है, ये पटाखे वगैरह जी, जो हम आम तौर पर किसी भी फंक्शंस के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं। जब भी उनको जरा सा भी इग्नाइट किया जाए, यानी उनको थोड़ा सा शोला मिले, लाइक हम माचिस से, लेटर से, किसी भी चीज से जरा सा आग उनको दें, तो वो फौरी तौर पर जलते हैं। और कभी कभार क्या, मोस्टली तौर पर हीट भी खारिज करते हैं, लाइट भी खारिज करते हैं, और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यही चीजें, लाइक आपने पटाखा लिया कोई भी शुरली टाइप, ठीक है जी, तो आप उसको जैसे ही आग देंगे तो वो फौरी तौर पर जलेगी, और एक तो हीट प्रोड्यूस करेगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी, साउंड भी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, और कभी कभार इसमें कलरिंग मटेरियल भी आ जाता है, तो डिफरेंट कलर्स भी शो कर सकती है, लाजमी नहीं सिर्फ व्हाइट लाइट ही हो,
उसमें डिफरेंट कलर्स भी आ जाते हैं। तो ये मुनहसर है कि हमारे पास जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है फायरवर्क्स के अंदर वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ये अभी तक टॉपिक हाफ जो है ना वो मुकम्मल हुआ है। अभी इसका हाफ तकरीबन ऑलमोस्ट रहता है, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। बच्चों आपने इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर सुनना भी है और लिखना भी है और इसको याद भी करना है। ठीक है जी। ये दूसरा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाकी पीछे जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल पूछा जा सकता है, लेकिन अगर अलग अलग बात की जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक हो गया बच्चों, उनको भी याद कर लेना है अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा। आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी, आपने इनको नोट करते रहना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर पार्ट 2 आएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।